चलिए, सैम्पलिंग टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद एस्टिमेशन का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। और अगर आपको सैम्पलिंग समझ में आ गई तो उसका 50% यूज हमारे इस एस्टिमेशन टॉपिक में होने वाला है। ठीक है। एस्टिमेशन को अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसे आप समझिएगा। अगर आप उसे समझते हैं तो एस्टिमेशन का न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ही इजी है। ठीक। एस्टिमेशन जो है सैम्पलिंग पर बेस जो डेटाज होते हैं उनसे ही होता है। अब एस्टिमेशन की बात करें, सैम्पलिंग का डेटा अगर कहता है कि मीन हमारा एक्स बार है, या हम ये कह लें कि दिस इज 36। ठीक। यहां हम ऐसा मानते हैं कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, कोई एमबीए कॉलेज है या कोई बड़ा कॉलेज है, उसमें जो एवरेज एज आई 36, यानी 40 वाले भी हैं 30 वाले भी हैं। तो इस तरह से उन्होंने सैंपल लिया। तो सैंपल के बेस में उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो मोस्टली पर्सन हैं वो 36 ईयर्स एज वाले हैं। तो ये हमारा एस्टिमेट हो गया। हमारा एस्टिमेट क्या हो गया? 36 ईयर्स। ठीक है। अब 36 ईयर पर आपके जो जिसने आपको ये काम दिया था उसने आपसे पूछा कि स्टैंडर्ड एरर कितनी हो। तो स्टैंडर्ड एरर आपको पता है कि हमने सैम्पलिंग वाले टॉपिक में सीखी थी, ऐसे निकलती थी। बोलिए, निकलती ही थी या नहीं निकलती? अगर ऐसे निकलती थी तो पूछेगा स्टैंडर्ड। उसने कहा साहब हमारी स्टैंडर्ड एरर आ रही है 2। तो ये जो पॉइंट था इसके दोनों साइड, यानी -2 और +2, आप अपने इस एस्टिमेट नंबर 1 को नंबर 2 में कन्वर्ट कर देंगे। और जब आप -2 और +2 का कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो -2 +2 में 36 -2 हो जाएगा 34, और इधर हो जाएगा 38। एग्रीड? तो स्टैंडर्ड एरर क्या करती है? जो भी आपने एस्टिमेट दिया है उसमें उस एरर का एडजस्टमेंट करती है। ये जो ये वाला जो था इसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेट। और जो नेक्स्ट वाला है इसको हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट का मतलब है कि यहां से यहां तक। तो आप बोलेंगे जो एवरेज एज है 36, तो पहला आंसर था। जैसे ही उसने स्टैंडर्ड एरर की बात करी तो स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे आप कि 34 से लेके 38 तक हो सकता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट यहां पर ये आता है। आपसे वो पूछता है, जो आपका बॉस है जिसने आपको ये टास्क दी है, वो पूछता है कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल से आप बात कर रहे हो। ये यानी क्या कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपका 34 से 38 में आएगा। तो आपने बोला सर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा 90% है। कॉन्फिडेंस लेवल 90% है। 90%, यानी 90% है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो ये जो 2 है, इस 2 में थोड़ा सा और आपको एडिशनल करना पड़ेगा। यानी अपनी जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसकी एक्यूरेसी की तरफ को आपको श्योर होना है। तो आप क्या करेंगे, इस एस्टिमेट में जो ये पॉइंट आपके पहले थे, इन पॉइंट्स में थोड़ा सा और एडिशन करेंगे। इधर इधर थोड़ा माइनस करेंगे, इधर थोड़ा प्लस करेंगे। ठीक है। तो हमने बोला ये जो 90% कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपका तभी होगा जब आप अपने जो ये स्टैंडर्ड एरर को है उस स्टैंडर्ड एरर को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। और वो चेंज कैसे होती है? वो होती है एक्स बार प्लस माइनस जेड स्टैंडर्ड एरर।
ये फॉर्मूला बनता है उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी स्टैंडर्ड एरर है इनटू जेड की वैल्यू और एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स बार की वैल्यू अब 90%। तो अगर हम 90% पर जेड टेबल में देखें तो आप लोग बताओगे कि 90% में जेड टेबल क्या वैल्यू दे रहा है। 90% का मतलब क्या हुआ, 45% में देखिए जेड टेबल क्या है, देख के बताइए, देखता हूं कितना आप लोग समझ पाए अभी तक। 45 जो वैल्यू है वो आपको कहाँ मिल रही है, 1.64 पर मिल रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें और, तो इट इज कमिंग व्हाट 36 प्लस माइनस 1.64 इंटू 2, 36 प्लस माइनस 3.28। तो ये जो 36 वाला पॉइंट था वो 34 से 38 हुआ, और नेक्स्ट में जब इसमें स्टैंडर्ड एरर का कंसीडरेशन किया तो ये 3.28, 36 में 3.28 गया तो कितना हो जाएगा 32.72 और 39.28। ये आपका आंसर है एट 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये आंसर आए। तो आप आंसर कहेंगे कि जो 32.72 से लेकर के 39.28 रहेगी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं, और इसको हम लोग इन दोनों को ही इंटरवल एस्टिमेट बोलते हैं। एक को नहीं, दोनों। इंटरवल का मतलब जिसमें रेंज शामिल हो जाए, जिसमें रेंज शामिल हो जाए उसे इंटरवल एस्टिमेट बोलते हैं। बोलिए, समझ में आया? यस सर। अगर आप नहीं समझेंगे तो जो 8 से 10 मार्क्स आपके आ सकते हैं इन दोनों टॉपिकों से, उसमें आप मिसिंग पे चले जाएंगे और पास होने के चांसेस उतनी ही आप डिले करते जाएंगे। हाँ जी, जो जेआईबी के नहीं है वो जवाब दीजिए। जो लोग YouTube में देख रहे हैं वो भी कोई क्वेरी अगर उनकी इतने पॉइंट्स पर है सर तो पूछ सकते हैं। 90% सीएल मीन सर कॉन्फिडेंस लेवल। लेवल। आगे बढ़े फिर, इसका मतलब समझ में आ गया तो चलो। अब हम बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स। थ्योरेटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एबीएम का ये यूनिट 16 है। तो इसमें जो है सबसे पहले बात आ रही है इंट्रोडक्शन में, जितनी बात मैंने बोली वही है, केवल एक जो नया पॉइंट यहाँ पर आया है वो ये है, यहाँ देखिए, हाउ डू मैनेजर यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। तो सैंपल्स को यूज करके उसके स्टैटिस्टिक्स से पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एस्टिमेट की जाती है। ठीक है, और जो हमारा एस्टिमेट है with reasonable accuracy the population proportion and the population means। तो इसमें ये क्या है कि ये जो मेथड है वो कौन कौन से मेथड हैं जो इसको हमारा अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेट में पॉइंट बताया, तो एस्टिमेट में जो आया सबसे पहले बात आई आ पॉइंट एस्टिमेट एंड एन इंटरवल एस्टिमेट आ गया। तो टू टाइप ऑफ एस्टिमेट हो गए। क्वेश्चन ये हो गया आपका, वन क्वेश्चन। टू टाइप ऑफ एस्टिमेट होते हैं, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट, जो मैंने अभी आपको समझाया। पॉइंट एस्टिमेट सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि जो दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। इफ व्हाइल वाचिंग ए क्रिकेट टीम ऑन ए फील्ड यू से व्हाई आई बेट दे विल गेट 350 रन, यू हैव टू मेड ए पॉइंट। आपने क्या करा, 350 रन बोला। ठीक है, और जब इंटरवल एस्टिमेट में आएंगे तो आप इस रेंज को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे,
कि 340 से लेके 360 तक होगा, इस तरह से कुछ, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट ऑफन इनसफिशिएंट बिकॉज इट इज आइदर राइट और रॉन्ग, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। इफ यू आर टोल्ड ओनली दैट हर पॉइंट एस्टिमेट ऑफ एनरोलमेंट इज रॉन्ग, यू डू नॉट नो हाउ रॉन्ग इज इट। अब वो ये तो बात आई कि गलत है, आपका कितना गलत है, तो गलत क्या है। उस कंडीशन में क्या आता है, इफ यू लर्न दैट इट इज ऑफ बाई ओनली 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट से ऊपर नीचे हो सकता, तो यू वुड एक्सेप्ट 350 स्टूडेंट्स एज ए गुड एस्टिमेट of future enrollment, but if the estimate is off by 90 student, you would reject the estimate। तो अगर 10 का आगे पीछे तब तो चलेगा, आप पता लगा 90 का अंतर आ जाए आपके एस्टिमेट में तो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्या है, एन इंटरवल एस्टिमेट इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज यूज टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन पैरामीटर। तो एस्टिमेट का यूज तो हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए होता है, लेकिन ये जो रेंज ऑफ वैल्यू है, it indicates that two ways, by the extent of its range and by the probability of the true population parameter lying within the range। दो बातें आ गई इसमें। In the case the department head would say something like, उसने बोला कि I estimate कितना 330 से 380 तक, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा इंटरवल एस्टिमेट। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा एस्टिमेटर होता है उसके बारे में, और एस्टिमेटर वर्सेस एस्टिमेट। तो एस्टिमेटर आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, और एस्टिमेटर अगर बढ़िया होगा तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या चीजें इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, एक क्वेश्चन थ्योरी का पूछ सकता है, वन क्वेश्चन कि क्या इसके क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से क्राइटेरिया है। तो पहला तो अनबायस्ड, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, अनबायस होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इफिशिएंसी। तो अनबायस में क्या है, द टर्म अनबायस रेफर टू दैट फैक्ट दैट सैंपल मीन is an unbiased estimator of a population mean because the mean of the sampling distribution of the sample mean taken from a same population is equal to the population mean itself। तो यहाँ पे क्या बोलता है, we can say that the statistic is an unbiased estimator if on average it tends to assume the value of R above the population parameter being estimated as frequently and the same extent as it tends to assume values that are below the population। तो यहाँ पर ये बोला कभी कभी वो वैल्यू उसकी ज्यादा, कभी कभी उसकी कम आ रही है, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या करता है, जो उसकी एस्टिमेटर की एफिशिएंसी है, तो एक तो एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, साइज ऑफ द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड एरर होती है, साइज ऑफ द स्टैंडर्ड एरर, अगर उसकी स्टैंडर्ड एरर का साइज बहुत बड़ा आ रहा है तो एफिशिएंट नहीं है वो, ठीक है। इफ वी कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स, यानी दो से, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, इसकी भी स्टैटिस्टिक्स निकाली, इसकी भी निकाली, इसका x1 बार निकाला, इसका x2 बार निकाला, तो उस कंडीशन में क्या बोलता है, फ्रॉम ए सैंपल ऑफ द साइज एंड ट्राई टू डिसाइड विच वन इज द मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो एक एस्टिमेटर नंबर 1 का ये है, एस्टिमेटर नंबर का 2 का ये है, तो उसमें बोलते हैं वी वुड पिक द स्टैटिस्टिक्स हैज द स्मॉलर स्टैंडर्ड, जिसकी स्टैंडर्ड एरर कम होगी। सपोज कीजिए इसकी जो स्टैंडर्ड एरर आई 2 और इसकी स्टैंडर्ड एरर आई 4, तो आप किसको लेंगे, इसको लेंगे। और स्टैंडर्ड एरर होती क्या है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल दीजिए, उसी को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है। Suppose we choose a sample of a given size, need to decide whether to use sample mean or the sample median। तो अब इसमें देखिए, जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, या तो आप मीन निकालो या आप मीडियन निकालो किसी पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करने के लिए। इफ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल, तो उसने बोला कि
of the mean and find it to be 1.05 and then calculate the standard error of the sample median. तो दोनों का निकाल रहा है, अगर वो मीन का निकाला तो इतनी आई स्टैंडर्ड एरर, और अगर उसने मीडियन का निकाला तो 1.06 आई. वी वुड से दैट सैंपल मीन इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर. तो जो सैंपल का मीन है उसमें एरर हमारी कम आ रही है of the population mean because its standard error is similar. It makes sense then that an estimator with a similar standard error will have more chance of producing an estimate nearer to the. तो जिसकी standard error almost near आती है हर सैंपल में, उस सैंपल उस एस्टिमेटर को आप अच्छा मानेंगे. तो पहला तो हो गया अनबायस्ड, दूसरा हो गया एफिशिएंट. पहला हो गया आपका अनबायस्ड, दूसरा हो गया एफिशिएंट, तीसरा हो गया कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी से मतलब ये है कि रोजाना सैंपल लाता तो उसका स्टैंडर्ड बहुत फर्क आता है, तो गलत है. सफिशिएंसी, सफिशिएंसी का मतलब है कि जितने डेटाज रिकॉर्ड हैं वो क्या हमारे काम के लिए पूरे हैं या नहीं है. तो कंसिस्टेंसी में क्या बोलना, उसने बोला almost certain that the value of the statistics come very close to the value of the population. तो उसके सैंपलों की जो वैल्यूज है वो बार बार पॉपुलेशन के नजदीक नजदीक आती है. इफ एन एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट इट बिकम्स मोर रिलायबल विद लार्ज सैंपल. तो जब बहुत बड़े बड़े सैंपल आते हैं तो उसके लिए वो रिलायबल माना जाता है. इफ यू आर वंडरिंग whether to increase the sample size to get more information about population parameter, find out first whether your statistic is consistent estimator. If it is not, you will waste time and money by taking large. तो कहता है लार्ज सैंपल अगर आपको लेना है तो आपका एस्टिमेटर कंसिस्टेंट वाला होना चाहिए, यानी उसके रिजल्ट बार बार लगभग एक से रिजल्ट दे. ठीक है. सफिशिएंसी की बात आती है. एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट if it makes so much use of the information in a sample then no other estimator could extract from the sample additional information about the parameter being. तो इसमें क्या बोलता है, so much use of the information in the sample. तो जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिली है उससे से अधिक आपको फायदा मिल पाए, सफिशिएंट आपको आउटपुट मिल पाए. ठीक है. तो आपका एस्टिमेटर में 4 प्रॉपर्टी है, ये थ्योरी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. अब पॉइंट एस्टिमेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. एक सिंपल सा आप यहाँ पे एग्जांपल आ गया क्वेश्चन. ठीक है. और जिन्होंने उस सैम्पलिंग की क्लास ली थी उनको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो क्या दिया है इस स्क्रीन पे देखेंगे. सिंपल एक कंपनी है वो जो आजकल सिरिंज यूज होती है वो बनाती है. अब वो एक दिन में 50,000 सिरिंज बनाती है और 50,000 सिरिंज को एक बॉक्स में पैक करके भेजना होता है. अब उसने एक आदमी लगा दिया उसे गिनने में. वो आदमी गिनता है तो एक दिन में 20, 25, 30 या 50 बॉक्स गिन पाता है और उसको 500 रुपए आपको देने पड़ते हैं. एक सिरिंज की कॉस्ट 10 पैसे आ रही है बनने में. तो आप क्या उसको रखना पसंद करेंगे गिनने वाले को, या कहेंगे चलो 2-4 ज्यादा ही जाने दो. जरा आंसर दीजिए तो आप लोग. सर 2-4 ज्यादा ही जाने दो, उससे तो कॉस्ट कम पड़ेगी. 2-4 जाने दो. हाँ, क्योंकि 10 पैसे 5 पैसे 7 पैसे का वो पड़ रहा है एक सिरिंज आपको, जो आप बाजार में 5 रुपए या 10 रुपए का मिलता है. उन्होंने कहा चलो 4-5 ज्यादा चले तो क्या. तो उसने क्या किया पता है, उसने जो है जो कार्टन है, कार्टन में ऐसे अंदाजे से भर दिए. तो उसमें देखा किसी में सिरिंज के नंबर कितने आ रहे हैं, 101, किसी में इतने, किसी में इतने, ऐसे करके आ रहे थे. तो किसी में 12 4 चले गए, किसी में कुछ कम चले गए. तो उसने कहा कि मैं बिना गिने ही बस ऐसे भर देता हूं. भेजने थे उसे कितने कितने 100 भेजना चाह रहा था. तो जब उसने देखा 100 भेजना चाहता और सारे पैकेटों में इतना सैंपल ले लिया उसने, तो सैंपल का साइज कितना है यहाँ पे 35 कार्टून. 35 कार्टून. 35 कार्टन से
35 ये गया, 5 7 या 35, उन 35 का ऐड करा उसने। तो नॉर्मल जो हमारा एक्स बार निकलता है कैसे निकलता है, एक्स बार ये तो सबको ऐड कर लो, 3570 अपॉन 35, और आंसर आ गया 1202 सिरिंज। अपने बॉस को उसने बता दिया कि सर एक कार्टन में 102 सिरिंज आते हैं। तो उसका बॉस क्या बोलेगा कि 102 जाते हैं या उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या आंसर करेगा? रेंज बता देगा सर। थोड़ा सा बता देगा। थोड़ा सा सर कम जी सर। ऐसा मान लो 2 कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसने बोला 2 कम ज्यादा हो सकते हैं, इट मीन्स इट इज इंटरवल एस्टिमेट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएगा, वो कहेगा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो उसने कहा मेरा 90% कॉन्फिडेंस लेवल। तो जो स्टैंडर्ड एरर बताई उसने ना कम ज्यादा वाली, उसमें स्टैंडर्ड एरर की मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी रेंज और बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है। तो जो हमारा पहला वाला मीन आया है ये हमारा एस्टीमेट है। ये हमारा क्या है, एस्टीमेट है। हम ये जानते हैं कि हमारे फैक्ट्री में अगर 5000 कार्टन निकलते हैं तो हर कार्टन में लगभग 102 सिरिंज जाते हैं, ठीक है। फिर अब पॉइंट एस्टीमेट जो उसने निकाला, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए बोलिए? क्यों चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन पता है? इसलिए चाहिए स्टैंडर्ड है। कि आपके पास क्वेश्चन में शुरू से पता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पता है ना आपको, जेड चाहिए, यही सब तो कर रहे थे हम। तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन बोलिए एन रूट एन। रूट एन। रूट एन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है, और जबकि सैंपलिंग में जितने भी क्वेश्चन करे तो उसमें आपने देखा था आपको ये दिया था ना, जी आपको दिया था ना ये। तो जब आपको ये चीज दे रखी है उसने, तो आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन इस बार तो आपको निकालनी पड़ गई। और निकालने का तरीका सिंपल है, आपने जो डेटा है उसको लाइन से लिख लिया नीचे, फिर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर कर दिया। और इधर क्या करा, एक्स बार अभी ऊपर निकाला था ना हमने, एक्स बार ये निकाला था 102 आया था ना। यस सर। अब यहां पर x माइनस एक्स बार, तो यानी 101 माइनस 102, तो -1 आ गया। नेक्स्ट में इससे निकाला 3 आ गया, इससे कितना आ गया 5 आ गया, और यहां पर इसका स्क्वायर कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का सिग्मा। ये सिग्मा जो है इसका सिग्मा है, ठीक है। तो जब ये वाला जो टर्म है वो क्यों यूज की जा रही है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब नीचे अगर हम पेज पर आए तो यहाँ लास्ट में आते हैं तो ये फिगर हमको मिलती है। क्या फिगर मिलती है, देखिए फिगर मिलती है ये वाली। और हमने आपको फॉर्मूला बताया कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, क्या होता है इसका, वो बोलिए, समेशन ऑफ अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स रूट का एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बार बाय के स्क्वायर का समेशन अपॉन एन। n-1। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा क्यों हमने n-1 किया। जब भी हम ये चीज सैंपल की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, ये अगर मैं इसकी निकालता पॉपुलेशन की, अच्छा ये क्या है, सारे सैंपल। सैंपल है भाई। बहुत मैंने बोला ना 10,000 डब्बे बनते हैं, उसमें से 35 उठाए आप, तो ये जो सैंपल है आपका
ये सैंपल आपका सैंपल लिया है इसीलिए ये n-1 होगा, तो यहां पर ये, और अगर यही मैं 10,000 का निकालता तो मैं क्या करता, सिर्फ n रखता यहाँ पे, और n भी कौन सा वाला रखता मैं, कैपिटल एन, कैपिटल N, पूरा 10,000। पॉपुलेशन का। तो या तो ये फॉर्मूला कहीं यूज होता हुआ दिखेगा या ये वाला। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कहाँ है, देखो यहाँ किया हुआ है, इसमें सर ऊपर पॉपुलेशन का लिखा है ना वेरिएंस सर। निकाला हुआ है, तो उसने क्या लिखा अच्छा। हुआ है, एन यूज किया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन का जब निकाला हुआ तो उसने वो किया, लेकिन जैसे ही सैंपलिंग पे आएगा वो, तो बोलता है इंस्टेड यूजिंग द फॉर्मूला दिस मेक्स एस स्क्वायर एज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। यानी अनबायस्ड एस्टिमेटर का मतलब है एक एस्टिमेशन को निकाल देना। दिस ऑब्जर्वेशन हैज मैथमेटिकल बेसिस बट वी नॉट टू डिस्कस यार। तो यहाँ पर आपको कोई डिबेट नहीं करनी क्या करते हैं क्यों करते हैं। ये स्टैटिशियन जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करी, उन्होंने कहा कि एक को अगर निकालते हो हमारे रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला है वो ये यूज होगा, n-1 यूज होगा। ठीक है, सर एक डाउट सर। हाँ बोलिए। सर ये n-1 सर एस्टिमेशन में ही निकालना है या फिर पिछले वाला जो सैम्पलिंग वाला पढ़ा था उसमें भी कर सकते हैं? नहीं, ये मुझे एक चीज बताइए, आपको मैं आंसर देता जी। हूँ। ये जो ये निकाल रखा है, निकाला क्या है पहले ये बताओ। ये स्टैंडर्ड दो चीज क्या डेविएशन निकाला, निकाला था। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। तो जी। स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालेंगे, मैं जी। भी स्टैंडर्ड एरर नहीं बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन जी। जब भी निकालेंगे तो ही आप n-1 करेंगे। और जो आपका जो क्वेश्चन है मुझे समझ में आता है कि आपका कंफ्यूजन ये कहता है क्या वो प्रॉब्लम यहां पर भी आती है, क्या यही पूछ रहे हैं ना। बोला है ना सर, वो n रखा है ऊपर वाले में और नीचे वाला n हाँ, माइनस ये वन तो है। बिल्कुल इसमें कोई जी। क्वेश्चन नहीं है, जी। ये बिल्कुल n ही रहेगा। लेकिन इसमें तो जो n है ये सर। वाला फॉर्मूला है ना ये, जी सर, नीचे स्लाइड है इसमें ना सर, वो आप समझा रहे थे। हाँ मैं हाँ यही जी बता सर। रहा हूं कि स्टैंडर्ड एरर में n ही रहेगा, जी। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालेंगे तो n-1 यूज करें। अच्छा चलो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा इक्वल टू 30 यूज करूंगा या इक्वल टू 30-1 यूज करूंगा, आप बताइए चलिए। सर 30। क्यों। सर पूरे 30 का ही निकालेंगे पॉपुलेशन। बिल्कुल, वेरी गुड आंसर। जब हम हम जिनकी जिसकी स्टडी कर रहे हैं 30 की स्टडी करनी है और 30 का ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं इन 30 स्टूडेंट्स में से 10 लोगों का एसडी निकाल दो, अगर मैं 10 लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोलूंगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10-1। डाउट दूर हुआ आपका। हाँ 10-1 किए तो 9 हो गया, फिर 10 में 10 कहाँ हुआ? बोलिए बोलिए क्या कहते हैं आप। सर वो बता रहा था 10 बच्चे का सैम्पलिंग मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है, 10-1 क्यों लिया? क्योंकि 10 ये का लेना। हमने सैंपल उठाया है, आउट ऑफ 30 ओनली वी हैव टेकन 10। तो अगर आप पूरे में से कुछ लोगों को उठाएंगे तो आप -1 करेंगे। हाँ तो फिर 9। हाँ 9 आ जाएगा। ये 10-1 तो लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं हमने, ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पे हमें डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है, इस क्वेश्चन में कहता है कि 200 बैटरीज है, इनका म्यू, म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन का वो, ठीक है।
200 बैटरीज का जब निकाला तो उसमें सबसे ज्यादा बैटरीज आई इस रेंज वाली, फिर कुछ कम ड्यूरेशन वाली, कुछ ज्यादा ड्यूरेशन वाली, बहुत कम ऐसी आई जिसके ड्यूरेशन 18 या जिसकी ड्यूरेशन 48 या कुछ समथिंग निकल आई। अधिकतर जो आई इस रेंज में आई। तो ये हमारा पूरे पॉपुलेशन का म्यू है, ठीक है। अब वो अगर इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो स्टैंडर्ड एरर निकलेगी। तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन से हम फिगर उठा रहे हैं। उसने बोला वी सेलेक्टेड रैंडम सैंपल ऑफ 20 बैटरी, 20 बैटरी उठाई उसने, ठीक है, और रिकॉर्ड सब कुछ किया। तो वो 20 बैटरीज का हमारा कितना आया, 36 आया, ठीक है। इस पे वो रिसर्च करना चाह रहे हैं कि कितना कम या कितना ज्यादा हो सकता है। तो उन्होंने ग्राफ के बाद इसको कुछ कैलकुलेटिव पार्ट पे लाए। अब कैलकुलेटिव पार्ट में सबसे पहली बात होती है आपकी कि ये जो स्टैंडर्ड एरर वो निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने का मतलब है सिग्मा अपॉन रूट एन, बहुत बार चर्चा हो गई है, सिग्मा अपॉन रूट एन। और सिग्मा अपॉन रूट एन में सपोज बोला हुआ है वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज कितना, 10 मंथ। 10 तो 10 अपॉन रूट ऑफ 200, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0.707। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो उसने 36 बोला था, उस 36 में प्लस और माइनस क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड एरर को प्लस माइनस आप कर देंगे। दिख रहा है ये आपको? यस अब सर। उसने, हाँ, इसने कहा कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा। ये पहले तो उसने बोला कि 36 बोला, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के वो बोला नहीं नहीं 36 नहीं, 35.293 से 36.707 होगा। अब यहाँ पर उसने बोला क्या पॉसिबिलिटी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो आंसर आप कर रहे हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसने प्रोबेबिलिटी में आंसर दिया है, कितना दिया है देखो जरा, 95.5 दिया है ना। तो ये जो 95.5% हो गया। 95.5 मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, इसमें पॉइंट को अगर आप 2 प्लेस इधर करते हैं तो क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। परसेंटेज अच्छा, अब ये जो 95.5% है, इसको जरा समझिए तो आपके आगे के कई सारे डाउट्स दूर होने वाले। ये ऐसा, और आपका जो सैंपल आ रहा है वो कहता है इसका कॉन्फिडेंस लेवल 95.5% है, ऐसा नहीं, कुछ। इस सैंपल में अधिकतर लोग यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक पार्ट चाहिए मेरे को, और जो ये पार्ट निकल के आया है इसका जेड स्कोर क्या होगा आप बता दीजिए जरा बुक में देख के, मैं भी देख लेता हूं, आप भी बता दीजिए। 47.75 का जो परसेंटेज है वो क्या आ रहा है, सर 0.4778 है टेबल में, जेड टेबल में 2 सर 2 आ रहा नहीं है। बहुत नियरेस्ट 2.01 मत 2 देखिए, आ रहा है सर। थोड़ा डेसिमल को कंसीडर करिए भाई। 2 कहाँ आ रहा है, 2 में तो 0.772 आ रहा है। 2.01 आएगा सर। नहीं, जो डिवाइड मैंने गलत किया है क्या, अरे कहाँ देख रहे हैं आप लोग, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई। 94, 95। हाँ, गलत किया सर।
हाँ गलत किया सर, है? 47.5। 75 2 4 जा 8। सही है सर, यही है, कैलकुलेशन तो सही है। 2 4 अच्छा, जो 17 है। टेबल में, ठीक है, हाँ टेबल में मैंने सर नहीं मिस्टेक मिल था। रहा, और 4775 टेबल में ये नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2 आ रहा है। 4772 है ना टेबल में? जी सर, और 01 में 74778 है। तो वो थोड़ा हायर ले लो, ठीक है। तो इसमें 2 या 2.01 से फर्क नहीं पड़ रहा, एक आपको आइडिया अभी ये दे रहे टू हैं। टू तो ले ये लेते जो वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? जेड स्क्वायर। यानी ये वैल्यू या तो परसेंटेज में होगी और या किस में होगी, जेड। तो 2 आ गया। तो जितना अभी तक हमने आपको समझाया था, हमने ये कहा था कि जो आपका 36 था, 36 में आप कंसीडर करेंगे, 36 में आप कंसीडर करेंगे प्लस माइनस जेड। जेड कितना है हमारा? 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर कितनी है? 0.707। तो अगर हम इसको यहां ले लें, 36 प्लस माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 34.586 और यहाँ जाएगा 37.414। तो ये जो रेंज थी थोड़ा सा और खिसक गई। और ये रेंज खिसकी है किस परसेंटेज लेवल पे? ये, इसी को हम कॉन्फिडेंस लेवल या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। वो तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर इसमें या तो टू सबको समझ में आ ट्वाइस गया? करना है या फिर हमें हमेशा जेड स्कोर टेबल में ही देखना है सर? देखो, टेबल अगर मिलेगी तो टेबल में देखना है, 95% पे ट्वाइस करना पड़ेगा। टेबल मिलेगी तो टेबल में देखना है, नहीं मिलेगी तो वो आज की क्लास में बताएंगे कैसे याद करना है। ओके सर। ठीक है, जी सर। चलो आगे बढ़े। सर इसमें हाँ स्टैंडर्ड हाँ डिविएशन 10 दिया था क्या सर क्वेश्चन में? हाँ हाँ, ये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर के दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया सर कहीं? दिया हुआ है। ओके ओके सर। ये यहाँ दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। 10 months। दिया हुआ है ना? हाँ 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 सर। ठीक है, एंड चलो ये 95.5% वो भी दिया हुआ है। वो अप्रोक्सीमेशन हाँ, नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट पूछा है ना, करके देखो बता यहाँ पे उसने कहा प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में बोला हुआ है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे बोलता है stated differently, 95.9% of all the sample means are within +2 time of the standard error of mu, और the probabilities लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, और आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है आपकी सर, बुक ठीक में ये फिगर बनी हुई है एक, इस फिगर को आपको समझना है आज। अगर ये समझेंगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इस फिगर में क्या बातें हैं? सबसे पहले एक पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये वाला। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका सेंटर है? ये पॉपुलेशन। पूरी क्या मीन ऑफ है? मीन ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन पूरा मीन है। पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन में उसने कितने सैंपल ले रखे जरा बताइए तो आप लोग। 1 2 3 4 2 कितना है? 5 से 4 नजर आ रहे हैं। 5 7 सैंपल ले 7 है रखे। 7 है। ठीक है, 7 पांच है। सैंपल है सर, फिफ्थ सैंपल। चलो कोई मुझे बात तो नहीं, मैं 5 लग काउंट रहे कर हैं। लेता हूँ। 5 है हाँ सर, देखो, वो तो एवरेज है हाँ, सर एक। 5 1 6 है। 2 3 4 5।
देखो 5 सैंपल लेके आए वो, और 5 सैंपल में पांचों के जो मीन आए हैं वो क्या है, डिफरेंट आए हैं। देखो आए, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, पहले बताइए। आ सकते हैं सर। सकते हैं सर, आ बिल्कुल आ सकते हैं। सकते भाई ये वाला बंदा जब लेने गया तो इसने ऐसे ही हाइट वाले लोगों से पूछ लिया, ये वाला बंदा लेने गया तो कुछ इधर के कुछ इधर के पूछे, ये वाला लेने तो ज्यादातर लोग यहीं का ले लिया इसने, ये X3 वाला ज्यादातर लोग सेंटर का उठा लाया। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बोला था अभी पीछे कि 95.5% में आधा पोर्शन इधर और आधा पोर्शन इधर होता है। इसका जेड स्कोर देखा हमने, तो इसका जेड स्कोर कितना आया, तो 2 आया था। ठीक है, तो जो आपका ये मीन है, ये मीन थोड़ा इधर को हो सकता है, थोड़ा इधर को हो सकता है, किस मामले में, एस्टीमेट में। तो जो आपका x1 एस्टीमेट था वो आपका x1 प्लस माइनस क्या हुआ, स्टैंडर्ड एरर हुआ। वही एस्टीमेट आपका x1 प्लस माइनस जेड इंटू सिग्मा एक्स बार हुआ। और जब आपको जेड की वैल्यू मिल गई तो आपका अल्टीमेट आंसर ऐसे बना प्लस माइनस 2 सिग्मा। बोलिए बना नहीं बना, तो आप सिग्मा एक्स, तो आप देखिए हर जगह ऐसा ही लिखा हुआ उसमें, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं अगर नहीं देखना चाहे। ये देखिए दिख रहा प्लस माइनस लिखा हुआ छोटा सा, और इस प्लस माइनस की वजह से ही आपका एस्टीमेट इधर और इधर रेंज में आ रहा है। तो ये 5 एग्जाम्पल बता दिए उसने। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। यस सर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो यहाँ कहीं पे पहुंच चुका था। अब बात क्वेश्चन आ रही थी कितना हमको याद करना पड़ेगा। देखिए ये जो पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन फंस सकता है आपका। एक है 68.3%, एक है 95.5%, और द थर्ड वन इज 99। 99.7। तो इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है 68.3, दूसरा है 95.5, तीसरा है 99.7। अब मुझे एक चीज बताना है आप लोग कि ये एक आंसर है, एक आंसर ये और ये है, एक आंसर ये और ये है, और एक आंसर ये और ये है। 4 आंसर हैं। ठीक है, यहां मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4। यह है ए बी सी, इनका नाम है कॉन्फिडेंस लेवल। तो मुझे आप बताइए कि ए को किसके साथ मैच करूं मैं। ए को सर वन 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 के के साथ साथ, सर। वन के वन- साथ, बी को, बी को 2 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 2 के साथ, और सी को, 4 3 के के साथ, साथ, 4 के साथ, नहीं और 3 4 को के किसके साथ साथ 3 करूं। के साथ, सी आएगा। 3 के साथ होगा सर। चलो अब सुनो जरा, देखो ये तो आप लोग जो बता रहे हो ना इसके साथ, ये नहीं होगा। क्यों बताऊं, इसमें इंटरवल है ही कहाँ। हाँ सही है सर, इंटरवल नहीं है। हाँ सर, इंटरवल जब जब इंटरवल है ही नहीं तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, लेवल भी नहीं कुछ होगा। नहीं हो सकता। हाँ, तो ये जो है सबसे कम दाएं बाएं जा रहा है, और सबसे कम दाएं बाएं जाने का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कम है। हाँ और ये वाला, और ये वाला, 90 ये, 95 और 97 हो गया। हाँ, इसको कुछ इस तरह भी बोलते हैं, दिस इज 1 सिग्मा, दिस इज 2 सिग्मा, दिस इज 3 सिग्मा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं 2 सिग्मा, इसको बोलते हैं 4 सिग्मा,
और इसको बोलते हैं 6 सिग्मा। अभी थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ आपका? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा क्लियर हुए? हो गए सर। यस सर हो गए। और ये 1 2 3 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। यस सर। इस परसेंटेज को अगर आप 2 से डिवाइड करके जेड स्कोर टेबल में देखेंगे तो इसकी जेड की वैल्यू 1, इसकी जेड की वैल्यू 2, इसकी जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। और यहाँ 4 क्यों बोला हुआ है? क्योंकि प्लस और -2 सिग्मा, तो ये रेंज कितनी हो जाएगी पूरी भाई? 2 सिग्मा इधर जाओ, 2 सिग्मा इधर जाओ, टोटल कितनी रेंज है? 4 4 4। 4 ऐसे ही 1 1 2, ऐसे 3 3 6। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बीटेक के स्टूडेंट अगर इस क्लास में बैठे होंगे, उन्होंने कभी ये सुना होगा सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट? सुना कभी आपने? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले हो, नहीं सुना? 6 सिग्मा कंपनीज होती हैं। जिस कंपनी को 6 सिग्मा सर्टिफिकेट मिलता है या वो अरेंज करती हैं, इसका मतलब वो कई मिलियंस पार्ट में एक एरर कर रही हैं। इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका कि उन्होंने जो बोल दिया आंसर वही रहेगा। अब मुझे 1 2 कंपनी 6 सिग्मा कंपनी के नाम बता सकते हो आप? अपने मन से ही बता दो। कोई मोबाइल कंपनी है जो 6 सिग्मा सर्टिफिकेट Apple. वाली है? एप्पल। एप्पल, एप्पल सर। इवन सोनी भी बोल सकते हैं। मतलब इतना है कि खराब होना ही नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट आपने सुना होगा कि इसमें कोई कमी निकल आती। तो इतना इनका प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है कि गलती या इस तरह की कोई फॉल्ट आ ही नहीं पाती। तो जो 6 सिग्मा बोला जाता है, वो 6 सिग्मा का मतलब 99.7% वो कॉन्फिडेंस लेवल में है। जो कह रहे हैं वही होगा। बहुत मिलियंस में से कोई एक आध पीस खराब निकल सकता है उनका। ठीक है। अब इस वाले चार्ट से एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए। ये जो Z1 Z2 Z3 हैं, आपको एक आइडिया लग गया है कि Z की वैल्यू 1 जो आती है वो 68.3 की होती है और 95.5 तक वो Z2 रहता है 2 और 99.7 तक 3। अच्छा, मैं आपसे पूछूं 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यू लगभग कितनी होगी? 1.91 के समथिंग। हाँ, मतलब 1 और 2 के बीच में होगी या नहीं होगी? और आपसे पूछूं 98% पे कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यू कहां से कहां होगी? 2.995 2.8 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में। तो कुछ आइडिया आप एग्जाम में ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन जो आपको लर्न करनी है जो वैल्यूज, वो इन वैल्यूज के अलावा 80, 90 और 99 की भी करनी है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 90 लिखा है मैंने, इसकी जेड वैल्यू क्या होगी? जरा बता देना कोई जल्दी से। 99 की जेड वैल्यू 1.64। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि आप पहले इसका हाफ करिए, आधा इधर दीजिए आधा उधर दीजिए, तो 45% पे 1.6, बोलिए 90% पे 45 पे कितना आ रहा है? 1.64। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी 1.64। आप देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? देखिए ऐसे ही 99 की, बोलिए 99 का
99 का हाफ कितना हो जाएगा? 44.5। 2.57 2.57 06 58 1.58 नहीं ये हमारा है 49.5 होगा ना इसका। 49.5 हमारा आ रहा है। तो 2.35 34 और 35 के 57 2.57 sir. 2.57 sir. 2.57 7 या 56 ले रहे हैं? यस 57 आ जाएगा सर 49 हाँ 57 मान लो। 57 आएगा सर. 2.57 मान लो। तो ये जो जेट के रेडीमेड ये जो जितनी वैल्यू स्क्रीन पे लिखी है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आप जरूर याद कर लें तो आपको एग्जाम में जेट टेबल की शायद जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं जेट वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। ये सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। हाँ तो यहाँ एक क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज बिटवीन समथिंग 90% की बात कर रहा है। तो 90% पर 45 पे आपने देखा था, 45 पे वैल्यू कितनी है? 1.64 है, यस सर Yes, sir. ठीक है। 4495 है तो 1.64 हो गया। तो जो आपका स्टैंडर्ड एरर होगा उस स्टैंडर्ड एरर को इस बार आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.64 से। और ये ध्यान रखना दो वर्ड हैं, एक है लोअर कॉन्फिडेंस लेवल। तो लोअर कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? जो माइनस वाला होता है। तो हमने ऐसे बनाया ना, पॉइंट विद स्टैंडर्ड एरर और विद कॉन्फिडेंस। तो ये वाला LCL कहलाता है और ये वाला UCL कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा एक रिलेशन दे रखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या फर्क है। बताइए क्या फर्क है? ये है पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल ये इज है पॉइंट एस्टिमेट. कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। Yes, sir. कॉन्फिडेंस लेवल का जब Yes, परसेंटेज, तो देख लेते हैं एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। वी मे थिंक वी शुड यूज ए हाई कॉन्फिडेंस लेवल सच एज कितना यूज करना चाहिए? 99% इन ऑल एस्टिमेशन प्रॉब्लम। भाई अगर हमें बोलना है कि हमारा आंसर सही निकले तो हम हर बार क्या बोलना चाहिए? हमें 99% बोल देना चाहिए। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि जब जब हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे तो हमारा जो एस्टिमेशन है उसकी भी तो रेंज बढ़ती जा रही है। जैसे उसने कहा जी इस भीड़ में लोगों का वेट कितना है? उसने कहा 50 किलो। उसने कहा कितनी स्टैंडर्ड एरर है? उसने कहा 44 से लेके 56। उसने कहा कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल बताइए। उसने कहा 42 से 58 तक। उसने कहा 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे बनाइए। उसने कहा 38 और 62। ये जो चार आंसर दिए हैं इसमें से जो थर्ड आंसर है ना ये एक तरह से यूजलेस है। कि आपको कहा जाओ पता करके आओ कितने वेट लोगों का कितना है, आप कह रहे हो मैं 100% बता रहा हूं आपको। यहाँ जो भीड़ है उसमें से जो वेट है वो 38 से लेके 62 तक है। तो आपके किस काम आ जाएगा बताओ? मेरा पॉइंट समझे आप लोग? रेंज बड़ा हो गया नहीं. मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा के बोलने से आपकी स्टैंडर्ड एरर बहुत बड़ी यूज की जाती है, तो उसका भी कोई ज्यादा मजेदार फायदा नहीं है। तो यहाँ यही बोल रहा है
after all, high confidence level seems signify a high degree of accuracy in the estimate. In practice, however, high confidence level will produce large confidence level interval, and such large interval are not precise. They give a very fuzzy estimate. यार ये भी क्या बात हुई? कहता तो उतना वहां जाके पता करके मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे लोग 35 से लेके 65 किलो के बीच में है सब लोग। तो हाई कॉन्फिडेंस लेवल आपको एक्यूरेसी तो देता है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता फिर। ठीक, अब यहां पर कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन पे बात आती है। तो अगर हम ये सिंपल स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सैंपल साइज दिया हुआ है, सैंपल का मीन दिया हुआ है, और सैंपल का मीन x बार दिया हुआ है, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो फटाफट आप देर तो करनी नहीं चाहिए। 6/√100 इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 0.6। ये क्या निकल के आ गया? स्टैंडर्ड एरर आ गया। स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, आपका एस्टिमेट कितना था? अरे भाई सैंपल मीन को ही तो एस्टिमेट बोलते हैं बाबा। 21 कितना था? तो 21 में से आप 0.6 माइनस करिए और 0.6 क्या करिए, प्लस करिए। तो आपका आंसर बन जाएगा 20.4 से लेकर के 20.6 तक, 21.6 तक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ सर। लेकिन उसने कहा कि आप जो है ये जो जितनी बातें कर रहे हैं, वो कहता है वी फाइंड एन इंटरवल एस्टिमेट विद ए कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कितना? 95%। 95%। तो 95% का, अच्छा इसमें एक चीज मैं भूल गया था भाई, रुको, इसमें 95 वाला भी आप कर लेना। तो 47.5 जेड टेबल में देखिए कितना है, 1.96 है या नहीं, 1.96 बताइए। है सर, 1.96। तो अब आपको स्क्रीन पे बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, देखो आ गया। यस सर। तो 21 इधर और इधर 1.96 इंटू 0.6, 1.96 इंटू 0.6। तो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो एक तो प्लस वाला आ गया 22.18 और एक माइनस वाला आ गया 19.8। डाउट क्लियर या नहीं? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का नहीं मालूम होता है। आपको पता है कि जब भी आप स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो इस तरह तो निकालते हैं ना, निकालते हैं ना? हाँ सर। और Yes, आपको sir. ये मालूम नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन में नहीं था तो हमने कैलकुलेट किया था। हाँ लेकिन सर। कैलकुलेट तो तब हो सकता है जब आपके पास डेटा खूब सारे ऐसे दिए हों, तभी तो निकाल पाएंगे आप। अब इस क्वेश्चन में तो कहीं डेटा दिया ही नहीं है, लेकिन उसने एक चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? म्यू, ये हाँ एस। सैंपल का दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप आंख बंद करके इसको ये ट्रीट कर ले। ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे तो कैलकुलेट जब करेंगे आप तो क्या करेंगे, 950 अपॉन रूट क्या करेंगे, रूट 50 तो ये आपका ये आ गया। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। स्टैंडर्ड एरर। हाँ, तो स्टैंडर्ड एरर आ गया। और आप इसमें वो चीज क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए कि जो स्टैंडर्ड एरर हमने निकाली उस स्टैंडर्ड एरर में ये ब्रैकेट क्यों ले आए हैं? ये फाइनाइट बताइए, पॉपुलेशन। पढ़ाया था। फाइनाइट पॉपुलेशन।
हाँ, यानी कि population। पॉपुलेशन के बारे में आपको पता है। कहाँ पता है, जरा देखना, कहीं लिखी है पॉपुलेशन इसमें? कितनी फैमिली का पूछा उसने? 700 700 आउट ऑफ 700 कितनों से पूछा उसने? Only 50। 50। पूछा ना? तो आपको sir. ये फिगर मिली है क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्वेश्चन में फिगर मिली है तो आप इसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि 950 अपॉन रूट 50 अंडर रूट 700 माइनस 700 माइनस 1। ऊपर यहाँ मैं क्या लिखूं, यहाँ बताओ? 50 50। 50। ठीक है, तो इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये देखो आ 50 गया, by कितना आ गया 699। हमारा। हाँ, इसका वैल्यू जो हमारी ये वैल्यू है, ये वैल्यू का तो आया इतना, और फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कितना आया, इतना। तो इसने 596। क्या करा, हमें एक्यूरेट वैल्यू मालूम थी, तो रेशियो ऑफ द सैंपल साइज वर्सेस आपका ये पॉपुलेशन साइज, उससे हमारा जो मल्टीप्लायर है उसने हमारी स्टैंडर्ड एरर को क्या कर दिया, ट्यून कर दिया, फाइन कम ट्यून। कर दिया। हाँ, ट्यून कर दिया, अच्छा कर दिया। Yeah. और अब हम जो हमारा मीन निकला हुआ था, हमारा मीन कितना था, 11,800 कितना था, ये था 11,800 था, दिख रहा है ये आपको? Yes sir। तो हाँ। आप क्या करेंगे यहाँ पे, 11,800 जो आपका की एक्स बार है, उसमें जो आपका ये स्टैंडर्ड एरर आया है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल का हाफ करके मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कितना था इसमें, 95%। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यूसीएल इतना, अपर सॉरी एलसीएल इतना, यूसीएल इतना, यानी आप बोलोगे 11,587 से लेकर के रुपीज है क्वेश्चन में, और 12,015.5, अरे इसमें कॉमा है, एक कॉमा है। ठीक है, क्लियर हो ये बात? ठीक है, सर ये हाँ बोलिए। ये 95% है, 95% है हाँ, ये कॉन्फिडेंस क्वेश्चन लेवल। में था ना यहाँ पर। 95%। नहीं, 90% है, तो हाँ 90% है। ये तो 95 90% में कितना वैल्यू आ रहा था, 95। 1.64 ही था ना? हाँ 1.64, 90% हाँ, सर, वो नॉट मुझसे यहाँ 95। गलती हो गया, हाँ कहाँ मैंने लिखा ओके था, ये 90% है। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक ठीक, तो क्वेश्चन के ऊपर रहता है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक, और एक चीज और, इस लाइन का मुझे बताओ कि बिकॉज आवर सैंपल इज मोर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, तो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने बोला था ये जो फ्रैक्शन है वो इससे क्या 0.5% से होना ज्यादा चाहिए, नहीं तो आना अगर चाहिए। आप देखोगे 50 अपॉन 700, 1/14, 1/14 100, 7 ये 0.7 आ गया सर। 0.7 आ गया ना? 14 5 सर, तो ये बात समझ में आ गई वाली बात? 0.7। ठीक है ना? ये 0.5% से कम होगा तो उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको नहीं भी ले भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो 1 आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, क्योंकि 0.999 आ जाएगा ना। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही कर रहे हैं, और अगली क्लास में इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। थैंक यू।